show. So papers are checked. Should I show these right now? Yeah, by the end of the class. Okay, so ठीक है. अच्छा जी, okay, so Nabil Asghar, I think is DL, scored 73. नहीं, ये बस let's see ऐसे as it is. Faisal Nawaz, I think he's again a DL student, 69. Javed Iqbal, 66.5. Shehbaz Khalid, बता दो. वक्कास अहमद, 47. कामरान बशारत, 58.5. सैफुल्लाह खालिद, 22.5. मोहम्मद इरफान, 33.5. अहमद कमाल, 49. जुनेद जमाल, नहीं है, 21. मोहम्मद इमरान, 56.5. सलीमुल्लाह खान, 52. अतीकुल्लाह, 28.5. बाबर सुल्तान, 44.5. नजमुल इस्लाम, 41. अंसर खान, देखने आपने, 29. अब्बास हैदर, 25. आबिद हुसैन,
40. फराज खान 45. आदिल वहीद काजमी नहीं क्यों पूरा पेपर किया अभी 43.5. साजिद नियाज 41. नदीम अहमद आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. साबिर और रहमान 24. शफीक गोंदल 38.5. यूसुफ अली 24.5. जवाद अहमद 'मुदस्सर नजर 20. अनम कंवल नहीं है 18. सैयदा मिसबाह आबिद 50. हिना जफर 'वैसे आपका तो अभी वो गेट क्लियर हो गया, आपको तो पूरी क्लास को खाना खिलाना चाहिए. कितनी कितनी ग्रेड तो अलग अलग चीज है, लेकिन आपने अभी जो गेट क्लियर किया है मतलब 5 साल बाद क्लियर किया, कितनी अटेम्प्ट्स किए हैं फिर भी कितनी हो गई है वैसे अटेम्प्ट आपकी गेट की? मेरे ख्याल में कोई 12th या 13th अटेम्प्ट किया, 18वीं अटेम्प्ट. जहांगीर अंजुम मीर 45. ओके जी. 1673 कौन है? रोल नंबर 1673 27. इफ्तिखार अहमद 45. तो टोटलिंग कर लीजिए, और अगर आप समझते हैं कोई चीज चेक नहीं हुई है या कहीं नंबर कम मिले हैं तो टॉप पे लिख दो. मैं आप नो इशूज, आप उसका अगर हो सकता है कोई एक आध मिस हो गया हो, आप फ्रंट पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिख दो, आई रीचेक इट. ठीक है. ब्रॉडली आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ या वो समझता है किसी गलत चेक हो गया है या काउंटिंग कोई मिस्टेक है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आप समझते हैं कि जी आप उस पर उसको रीचेक होना चाहिए, तो टॉप पे उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें 1673. नंबर भी कम है. Why? I repeat, if you feel there's any issue with any question, write down the question number on the first page. It will be rechecked. But primarily it has been checked twice. कोई इशू होना नहीं चाहिए. काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है, वो आप एक दफा काउंट करते हुए देख लें. What I can do, I can give you the solution. You can one by one you can see कि कोई चीज गलत चेक तो नहीं हुई. ठीक है. Let me just tell you how the marks have been distributed. What is the correct way of doing it? So let us open the solution. Okay ji, so question 1 is X400 deals with message handling services and X500 are the directory services dealt at application layer. This is true. One each. All the questions are one each except if they are mentioned.
Question 2 is physical addressing distinguishes the source and destination system even when the packet passes the network boundaries. This is false. नेटवर्क के अंदर रहते हुए तो ठीक है, नेटवर्क से बाहर जाते हैं तो फिर आप किसी और नेटवर्क पे जा रहे होते हैं, वहां आईपी एड्रेस यूज होता है, फिजिकल एड्रेस यूज नहीं होता. इट्स फॉल्स. Question 3 is CSNet was conceived by universities that were ineligible to join ARPANET. It is true. This is the case. This was in parallel to the MILNET, ARPANET. ARPANET was primarily for the military users. So this was for the civil universities. Question 4 is 3 factors related to CSMA standard. Choice C is correct. Frame length, collision domain and transmission rate. Choice C is correct. अगर डबल मार्किंग की हुई है तो वो भी गलत है, सिंगल मार्किंग की हुई है, कंफ्यूजन कोई नहीं है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सी के साथ डी को भी मार्क करते हैं, वो कहते हैं कि कोई जहां तुक्का लग गया, हो सकता है ये डी ठीक हो जाए मेरा. तो अगर तो सर्कल किया हुआ है प्रॉपर, ठीक है, आप ऊपर टॉप पे लिख दो. मैं इसलिए आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूँ कि हो सकता है चेकिंग में कहीं गलती हो गई हो. तो चॉइस सी इज करेक्ट. इफ somebody has found that is wrongly checked, do mark question number at the top. It could be reconsidered. Question 5 is reverse address resolution protocol allows the host to discover its internet address when it knows only its physical address. This is true. 6 is IP does not keep track, but it can reorder the datagrams. So this is false. It cannot reorder. Okay जी. Next question is a 32-bit quantity written as number लिया हुआ है stored according to following table. What is the Indianness scheme is? So this is big endian और network byte order. अगर आपने लेक्चर मेरा सुना था तो ये आपको आना चाहिए. लेक्चर 2 मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर्स भेजे थे, they were quite comprehensive और मेरे को ऐसा डाउट नहीं था. तो ये स्कीम जो है ये बिग एंडियन स्कीम है या नेटवर्क बाइट ऑर्डर की स्कीम है. नेटवर्क बाइट ऑर्डर या बिग एंडियन. आपने नेटवर्क बाइट ऑर्डर लिखा हुआ है तो आप टॉप पे लिख दो, क्वेश्चन नंबर लिख दो कि इसको रीचेक कर लें. क्वेश्चन 6. नेटवर्क बाइट ऑर्डर में ये होता है कि जो पहला नंबर होता है वो सबसे पहली एड्रेस लोकेशन पे सेव होता है, और जो स्मॉल इंडियन या होस्ट बाइट ऑर्डर है उसमें सबसे एंड वाला नंबर जो है वो सबसे पहली लोकेशन पे सेव होता है. दैट इज द डिफरेंस. इट इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्रेस कन्वर्जन फंक्शन in address P in inet address translate dotted decimal notation to IP address returns dash on failure and thus cannot handle. Basically इसका जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें आएगा -1, it returns -1 on failure and it cannot handle broadcast address 255 255 255 255. This is the correct answer. Again ये एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि यूज किया जाता है इन दी सी प्रोग्रामिंग जब आप क्लाइंट सर्वर मॉडलिंग करते हैं. देयर वर 10 मार्क्स फ्रॉम दी क्लाइंट सर्वर मॉडलिंग. और बड़े ये अगर लेक्चर आपने सुने हो तो मैंने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया हुआ है. आई हैव स्पेसिफिकली डिस्क्राइब दीज कपल ऑफ पॉइंट्स क्वाइट नंबर ऑफ टाइम्स. सो हमेशा लेक्चर में कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए, जिन पे इंस्ट्रक्टर जोर दे रहा होता है. तो वो जनरली इसलिए बताई जाती हैं कि आप उन चीज़ों का ज़रूर जहन में रखें और उनको एक दफ़ा रिपीट ज़रूर करें, ताकि हो सकता है उनमें से कुछ, अगर उसने 5 चीज़ें बताई हैं तो 2 चीज़ें वो ज़रूर एग्जाम में पूछ लेता है. ठीक है, तो ये उस तरह की कुछ चीज़ें. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग सिस्टम कॉल कनेक्ट एट द क्लाइंट साइड bind is not used due to reason that the client binds the free port itself. That is the answer. क्लाइंट जो है वो कनेक्ट यूज करता है, बाइंड नहीं करता सॉकेट खोल के. बाइंड सर्वर करता है हमेशा किसी एक अवेलेबल पोर्ट के ऊपर.
लेकिन क्लाइंट जो है वो ऑटोमेटिकली किसी भी फ्री पोर्ट के ऊपर अपने आप को कनेक्ट करता है। The client binds the free port itself. That is the answer. The client binds the free port itself is the answer. Next is using connect a datagram socket. You can connect a datagram socket and then simply use dash for all your transactions. So जो datagram sockets होते हैं उसमें send to और receive from, choice A is correct, ये use किए जाते हैं। जो TCP connections होते हैं वहां पे send और receive use किए जाते हैं। So this is the choice number 1, which is correct, choice A. Okay, then comes the fundamental difference between system calls close and shutdown. Is the close is basically does not wait, it is immediately closes the connection. Shutdown में there is some timing which it waits for and then it closes the connection. टाइम का अगर आपने डिफरेंस मेंशन कर दिया है तो ठीक है। शटडाउन में कैटेगरीज होती हैं, 1 वे शटडाउन, 2 वे शटडाउन, इसलिए इसके अंदर थोड़ी टाइम कंज्यूम किया जाता है, टाइम लगता है। अगर आपने कैटेगरीज मेंशन की है शटडाउन की तब भी ठीक है, अगर आपने टाइम मेंशन किया है तब भी ठीक। ओके, नेक्स्ट इज द one utility that can be used to find the contents of a routing table for a host or router is netstat-rn in Unix or Linux. Whereas more information about the IP address and physical address of the server can be found using the ifconfig command. Assignment जो मैंने आपको Linux की दी थी उसके अंदर ये चीजें पूछी हुई थी। राउट एन की कमांड भी है, लेकिन जब राउटिंग टेबल है वो स्पेसिफिकली इससे मिलता है। वैसे तो और एसोसिएटेड कमांड्स हैं। असल में जब आप अगर आपने लेक्चर देखा है तो हमने वहां पे स्पेसिफिकली इसी कमांड का जिक्र किया हुआ है, इसलिए पॉइंट ये भी था कि लेक्चर देखा हुआ है। बाकी तो और एसोसिएटेड कमांड्स और भी हैं, लेकिन ये कि वी वर फोकसिंग ऑन netstat. So that is why netstat in ifconfig, these were the two requirements for this question. Complete the following structure used in socket programming. इसमें 3 चीजें मिसिंग है। जो use short है, this is sin port, पोर्ट का यहाँ पे मेंशन होता है। स्ट्रक्चर इन एड्रेस सेकंड जगह पे आएगा और कैरेक्टर sin 0, इस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए 8 जीरोस लगते हैं, वो यहाँ पे फिल इन हो गई। ये एक फिक्स्ड एड्रेस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर sock address underscore in, ये इसी तरह से डिफाइन होता है हर वक्त। ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि इसी तरह से डिफाइन की जाती है। पोर्ट नंबर, एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड व्हाटएवर लेफ्ट इज filled up with the zeros. Okay, next is what happens once bind is called at client side setting following commands. तो जो पहली वाली ऑप्शन है my address dot sin port equals to 0, अगर ये इस तरह से डिफाइन की जाए तो इस केस में आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इट चूजेस एन अनयूज्ड पोर्ट एट रैंडम। जो भी पोर्ट अवेलेबल होती है वो उसको रैंडमली सिलेक्ट कर लेता है। इसके ये इस तरीके पे डिफाइन करने पे दिस इज हाउ इट इज डन। और जो सेकंड है my address dot sin address dot s address equals to in address any, अगर ये इस तरह से डिफाइन कर दिया जाए तो ये आपका अपना आईपी एड्रेस जो सिस्टम का होता है उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एक्शन अंडरलाइन एंड गिव द रीजन फॉर दैट। तो बेसिकली ये इस जगह के ऊपर जो है वो टाइप कास्टिंग की गई है क्लासिकल स्ट्रक्चर की नए स्ट्रक्चर के ऊपर। So the answer was it is done as typecasting. With this we finish off with the socket programming part. We move on to the
Next question, 16th. A bridge changes the physical address in a frame. So bridge does not change physical address. It is false. Router changes the physical address. Next question is, IP is the best effort delivery service in which it ensures the error checking and reliability. So again, it is false. It does not check reliability or error checking, does not perform these services. Next is, Ethernet multicasting addressing is used in IEEE 802.1d, which is the IEEE MAC bridges standard, which include bridging, spanning tree protocols, etc. ये हमने क्लास में डिस्कस किया था इसको भी. तो यहाँ पर आएगा IEEE 802.1d. Next question is, bytes sometimes added to the data field so that the frames have a minimum length for timing purposes is called padding. Padding करते हैं हम. तो ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि आप अपने डाटा की बिट्स को पूरा करना चाह रहे होते हैं तो आप पैडिंग करते हैं जीरोस के साथ. This is what is required here. Next question is, the length PDU field in the Ethernet frame could convey information about length and upper layer protocol using its services. Next question is, what is wrong about Ethernet frame out of the given options? तो इसमें correct choice है both A and B. 17th, Wi-Fi runs on the MAX, CSMA, CA protocol, etc. आगे the answer is true. The correct choice is true. और कोई भी आया अभी? Because Irfan, one thing which I would request, I expect कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन I just again request कि do not do any changes now. ठीक है, please. If somebody कोई सा बाजू का दिल में आती है इंसान के, तो वो ना करें करनी. जुनेद जमाल तो नहीं है, तो जो नंबर है कोई बात नहीं, डोंट वरी. अगर आपके नंबर्स कम भी आए हैं, यू हैव स्टिल ऑप्शन विद द एंटम एग्जाम्स. प्लस ये कि लीव द ग्रेडिंग ऑन मी. I'll expect कि आप क्लास में आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक बात की चीज है. एक दो नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता. Anyone else? Okay, so the next question is, we were on to the 23rd question. 23rd was the most significant bit in the first octet of Ethernet destination address indicates frame to be a multicast frame. It's false. OSI model equivalent of IP in TCP IP is Connectionless Network Service, CLNS. Choice A. 25. Dash is the popular competing LAN technology with Ethernet, that is token ring. अगर आपने token ring लिखा है ठीक है, IEEE 802.5 लिखा है तब भी ठीक है. Physical layer deals with the line configuration, which means point to point or point to multi-point connection definition. 27. CRC12 will detect all burst errors of length. Choice A is correct. 28. Repeaters are classified as layer 2 devices in the OSI model.
So this is false. They are layer 1. 25. Definition of a hub is very similar to the definition of repeater. Choice B is correct. 26. 26 में आपसे 2D इवन पैरिटी स्कीम यूज करके सवाल को सॉल्व करने का कहा गया। पहला सवाल है बर्स्ट एरर कितना है, तो बर्स्ट एरर जो है पहले गलत बिट से लेके आखिरी गलत बिट तक का डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पे 8 बिट्स का डिफरेंस है। 8 बिट ऑफ बर्स्ट एरर इज देयर, बाकी सारी बिट्स ठीक है। ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड को आपने कंपेयर करना है और आपने देखना है कि जी कौन सी पहली बिट जो है रिसीव्ड में गलत है और कहां तक, और कौन सी लास्ट बिट गलत है, तो वो 8 बिट्स हैं, बाकी सारी एक जैसी हैं। तो आपका मेरे ख्याल बिट नंबर 7 से लेके कोई बिट नंबर 16 तक कुछ गलती है, बाकी ऑल करेक्ट। सो देयर आर 8 बिट ऑफ बर्स्ट एरर्स। सो एक नंबर इस बर्स्ट एरर को डिफाइन करने का था, 2 नंबर या 1 नंबर जो भी थे। और उसके बाद आपने फिर 2D इवन पैरिटी स्कीम को अप्लाई करना था। अप्लाई करके 2D में क्या है, अपने कॉलम भी चेक करने होते हैं और रोज भी चेक करनी होती है, वहां से एरर निकलेगा, वो एरर बताना था अगले आपने स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे इसने डाटा बिट्स दी हुई हैं ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड वाली, इसमें अगर आप देखें तो ये 8 बिट्स हैं। ठीक है ना, तो आपका ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड में आपने इसमें बिट्स जो है वो, जो इसमें ट्रांसमिट जब आप कर रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्रा बिट डली हुई है ऑलरेडी, आपने खुद बिट्स बाद में डालनी नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा बिट इसमें लास्ट बिट जो है वो पैरिटी बिट है सबकी, सो अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ उसको कंपेयर करना है कि वो ठीक मिला है कि नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 34, क्वेश्चन नंबर 34, द मैक सब लेयर रिस्पांसिबल। सोल्यूशन कैसे है, सोल्यूशन हमने क्लास में किया था और स्लाइड्स के ऊपर भी है, आपने लिख लेना है इनको ऊपर नीचे। एक्सेप्ट नहीं होगा ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि 8 बिट का एरर है तो इसमें गलती निकलेगी, कहीं पे किसी जगह पे कॉलम में एरर होगा, कहीं पे रोज में एरर होगा, तो ये रिजेक्ट हो जाए। कर देते हैं, लेकिन ये कि बहुत दफा करा चुके हैं इसको, तो मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर दिखा देता हूँ इसका, ये एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम आगे हुआ भी है। वन जीरो वन 01001 ये पैरिटी बिट है। ट्रांसमिटेड को तो आपने फिर देखना नहीं, आपने रिसीव्ड के ऊपर अपने एरर को कैलकुलेट करना होता है। तो रिसीव जो है वो 101,000 है, यहाँ पे 00011 है, सॉरी इसको मैं आपने क्वेश्चन किया है कि डिटेक्ट करना है आपने, तो आपने ट्रांसमिशन वाले पोर्शन को नहीं छेड़ना। 101,00011 पहला ब्लॉक ये है, फिर अगला ब्लॉक है 10, 3 दफा जीरोस हैं, फिर 1001, चौथा है 11,0,1,1,1 और फिर 01, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1,1,1,0,0,1,1 और लास्ट है 101,0,1 और 101,0,1,0,10। तो हमें पता है कि ये बना कैसे होगा, ये इस तरह बना होगा। दिस वाज इन फैक्ट दी, नाउ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस। तो ये इवन पैरिटी स्कीम है, दैट मींस ये ठीक है, ये गलत हो गया। इधर आते हैं तो ये ठीक है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इवन्स हैं, 5 और 1 6, फिर ये ठीक है,
लेकिन इधर गलत हो चुका है। अब इधर काउंट करते हैं, इधर फिर गलत हो गया, इधर आते हैं तो ये ठीक है, यहाँ पे फिर गलत हो गया, यहाँ पे फिर गलत हो गया, इधर फिर गलत हो गया, इस जगह पे ठीक है, यहाँ पे फिर गलत हो गया। तो दे आर 5 लोकेशंस जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट विल बी रिजेक्टेड। ये चीज बतानी थी। अगर ये किया हुआ है तो बस ठीक है, फिर आप ऊपर क्वेश्चन मेंशन कर लो, इफ यू हैव डन इट लाइक दिस। आप उसको मैं रीचेक कर लेता हूँ, आप मेंशन कर दो ऊपर क्वेश्चन का, इफ अगर आपने इस तरह से किया हुआ है। मैं रीचेक कर लूंगा ना, इन केस आपकी लॉजिक ठीक हुई तो देख लेते हैं उसको। अच्छा जी, next is the max sublayer is responsible for framing. Choice B is correct. 34 question. 35. In the Ethernet frame, the preamble and the SFD are used for the task of synchronization. Synchronization. Testing तो कोई किसी तौर पे ठीक नहीं है. Preamble SFD are used for the task of synchronization. आपने ट्रेनिंग लिखा हुआ है, वो हमने वैसे कुछ और बातें की होंगी कि जनरली वो हमने इस तरह से कहा था, मुझे याद पड़ता है कि अक्सर औकात आप पीछे अगर आपने चैनल की इक्वलाइजेशन करनी हो तो आप कुछ ट्रेनिंग बिट्स पहले भेजते हैं। वो हम एक और टॉपिक सब टॉपिक पे चले गए थे कि सिंक्रोनाइजेशन तो एक चीज़ है, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन एम है क्योंकि क्लॉक को आपने एक जगह दोनों जगहों पे सिंक्रोनाइज करना होता है। लेकिन वैसे जो बिट्स एक्स्ट्रा बिट्स जारी होती हैं वो जनरली ट्रेनिंग की होती हैं, इस वजह से कि आप चैनल को एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं कि चैनल में क्या गलतियां हो रही हैं। तो आपको ट्रांसमीटर को और रिसीवर को दोनों को पता होता है कि क्या चीज़ आएगी, और जब गलत चीज आती है तो आप उसके मुताबिक अपने चैनल के रिस्पॉन्स को एस्टिमेट करते हैं कि ये गलती चैनल कर रहा है इक्वलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ट्रेनिंग बिट्स उनको कहा जाता है। लेकिन इस जगह पे इथरनेट में इनका प्योरली एम है सिंक्रोनाइजेशन की, सिंक्रोनाइज हो जाए आप। एक्नॉलेजमेंट का भी बताया था इनके बारे में कि इनसे एक्नॉलेजमेंट आती है। हाँ नहीं, प्री एम्बेल और एसएफडी की जो बिट्स हैं, वो जो 8 अल्टरनेटिंग बिट्स होती है, उससे एक्नॉलेजमेंट का क्या ताल्लुक? मेरा नहीं ख्याल, कोई और कहीं बात की होगी। इसमें तो एक्नॉलेजमेंट की कोई लॉजिक नहीं है, और अगर की थी तो आपको वहां सवाल करना चाहिए था कि इसका क्या ताल्लुक है एक्नॉलेजमेंट से। मुझे तो यकीन है कि मैंने नहीं की। दे आर नॉट फॉर यूज फॉर एक्नॉलेजमेंट। देखो बेसिकली अल्टरनेट जीरोज और वंस होते हैं एक्चुअल फ्रेम से पहले, तो उनका एक्नॉलेजमेंट से क्या ताल्लुक हो सकता है? वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि सडन आपकी कटिंग हो जीरो लाइन की, ताकि दोनों साइड्स को पता चले, रिसीवर को पता चले कि क्या क्लॉक यूज कर रहा है ट्रांसमीटर, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। 10 मेगाहर्ट्ज है, 100 मेगाहर्ट्ज है, ताकि जीरोज दोनों एंड पे जो भी बिट का स्टार्टिंग और एंड है वो एक जगह पे आ जाए। ओके, नेक्स्ट इज 36 क्वेश्चन। In IPv6, following protocols are merged in IC MPv6. तो इसका choice D correct है, A and B both. 37. End objective of the internet communication is process communication. Choice A. 38. Rather 30. 37, 38, 38. In IBM token ring, the term token is a special bit pattern. The choice is true. और 31 और 32।
अच्छा, internet today is run by the government, not by the private companies, so it's false. It's run by the private companies. 31st का choice A is correct. Interface message processor. 32 का true choice is correct. It uses 1 byte dynamic physical address that changes with each reboot. So true is correct. चलिए ओके, आगे आगे हम टोकन रिंग वाला हो गया हमारे पास. ओके, question number 39. In IEEE 802.11 targets 3 physical media, 2 spread spectrum and 1 diffuse infrared medium. It's true. Then is what all is true about FDDI? So choice B is correct. It consists of dual ring fiber distributed data interface. Choice B is correct. 41. X25 is a 3-layer protocol. Dash dash dash. It's false. 42nd. For a spread spectrum, data rate is n times okay, let me data rate is n times actual bit rate if there are n bits, so it's true. It's true क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं वहां पे. Next is ADSL is a symmetric communication technology. It's false. It's not designed for the businesses. It's designed for the home users. So it's false. The HCF network uses the combination of choice A. T-lines are digital standard subscriber telephone carriers which all of above. Choice D is correct. 46. Sonnet is choice A. 47. ATM technology, choice A. 48. Frame relay technology. Frame relay technology वाला इसका है correct choice C. 49th question. ATM, a virtual connection, is uniquely defined using the pair virtual path identifier and virtual circuit identifier, VPI and VCI. VPI and VCI. Fiftieth question. A 3-3 line has bandwidth dash. It is true. अच्छा लिख लें इसको, अगर चेक नहीं हुआ तो मिस हो गया होगा. सबका तो नहीं, किसी एक दो बंदों को शायद रह गया. तो आप क्वेश्चन टॉप पे लिख दें. टॉप पे क्वेश्चन नंबर लिख दो. सी अगेन. First question. Ethernet MAC sublayer received 1510 bytes of data from LLC layer. Can the data be encapsulated in one frame? Maximum data to be encapsulated in an Ethernet frame is 1500 bytes. So ये उससे 10 bytes ज़्यादा है. तो दो frames बनेंगे, एक frame में 1500 bytes data होगा और दूसरे में 46 bytes of data होगा. 10 bytes data होगा और बाकी 36 bytes की padding होगी, क्योंकि मिनिमम साइज जो है वो 46 बाइट से कम नहीं रख सकते आप. सो द आंसर इज 2 frames, 1 frame with the data of 1500 bytes, second with the data of 46 bytes, out of which 10 bytes are actual data, 36 bytes are zero padding. So this is the answer. Then generate n bit CRC. Exactly ये क्वेश्चन फ्रॉम दी उसमें से स्लाइड में से दिया हुआ है. तो आपने बेसिकली सीक्वेंस को जनरेट भी करना है और फिर उसको चेक भी करना है. दो स्टेप्स हैं इसमें. पहले सीआरसी क्रिएट करनी है, फिर आपने उसको चेक करना है अगेंस्ट द सेम पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एड हॉक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क फॉर एन IEEE 802.11.
तो ये भी काफी डिटेल में क्लास में डिस्कस हुआ था। एडहॉक जो है वो उसमें कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता जो कि कम्युनिकेट कर रहा हो विद द अदर सेल्स, और उसको आप कुछ देर के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिक्स नेटवर्क्स होते हैं, प्लस ये कि उसके अंदर आप सेल टू सेल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें लिखनी थी आपने। की डिफरेंस बहरहाल यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो है वो फिक्स नेटवर्क होता है, एडहॉक नेटवर्क जो है वो खत्म कर देते हैं, और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में जो कि एडहॉक नेटवर्क में नहीं होता। ओके जी, नेक्स्ट इज दी अगेन इमेजिन दैट द लेंथ ऑफ 10 बेस 5। तो ये क्लास में मैंने करवाया हुआ था आपको कि 4 रिपीटर यूज करें, 2500 मीटर वापस करेंगे 5000 मीटर। डिजाइनर्स ने इसको 10,000 मीटर में कैलकुलेट किया हुआ है। बाकी सिंपल डिवीजन है, 10 × 10⁻⁶ डाटा रेट है। उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पर बिट डिस्टेंस आ जाएगा, और उसको आप टोटल जब कंप्यूट करते हैं तो वो 500 बिट का फ्रेम आपको दे देता है। 51.2 माइक्रो सेकेंड्स टाइम है और 500 बिट्स का फ्रेम बनेगा। नेक्स्ट इज द 8 बिट फ्लैचर। सो 8 बिट फ्लैचर में ए और बी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो आप ए को एज इट इज रखते हैं और बी को उसके अंदर ऐड करते चले जाते हैं। अल्टीमेटली जो फाइनल वैल्यूज आती हैं, ए को आप 8 बिट्स लेफ्ट पे ट्रेवल करवा के बी को राइट मोस्ट बिट्स में प्लेस कर देते हैं। यार मुझे यहाँ भी मैंने इसको किया हुआ नहीं, लेकिन एग्जैक्टली स्लाइड्स के ऊपर से है, स्लाइड्स के ऊपर से है। बट इसको करने का तरीका ये था कि आपने ए को एज इट इज ऐड करते चले जाना है। जहां पे 256 से आपका नंबर बड़ा होगा वहां पे आप उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो समथिंग 33 करके 33364 करके इसका एक आंसर बनता है। 33364, हाँ मैं खाली यही आंसर बनता है। बट आंसर के नंबर इतने नहीं है जितने प्रोसीजर के नंबर है। ओके, नेक्स्ट इज दी टू डीएस और फ्रॉम डीएस की वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो ये हमने इसको डिटेल में किया हुआ था। 0001 1011 के लिए क्या क्या एड्रेसेस आ सकते हैं वो आपने फिल इन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि उसमें ब्रिज शो किया हुआ, राउटर शो किया हुआ है। तो आप फंक्शनैलिटी जो आपने शो करनी है वो यहाँ पे ये बताना था कि अगर एक सिस्टम जो कि लैन 1 के ऊपर है वो कोई एक पैकेट भेजता है फॉर दी सिस्टम और लैन 2, तो ब्रिज तो उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देगा, राउटर लेकिन उसका फिजिकल एड्रेस चेंज करेगा। ठीक है, ये 2-3 लाइनें लिखनी थी आपने। ब्रिज जो है वो सिर्फ चेक करता है फिजिकल एड्रेस, चेंज नहीं करता, चेंज नहीं करता, वो ब्रिज नहीं करता, राउटर करता। ब्रिज ये करता है कि इंटेलिजेंट डिसीजन इस तरह से लेता है कि अगर तो वो फिजिकल एड्रेस उसके अगली पोर्ट के ऊपर है तो जाने देता है, अदरवाइज रोक देता है। तो ये एक दो बातें बता दी थी। ब्रिज जो है वो इंटेलिजेंटली फॉरवर्डिंग डिसीजन जरूर करता है लेकिन चेंज कुछ नहीं करता। राउटर जो है वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि चेंज भी करता है। दैट इज ऑल। ऊपर आप क्वेश्चन लिख दो, ऊपर टॉप में देख लो। अभी क्या चल पेपर चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। गलत किया होगा ना, देखो ये भी गलत है, एंटी से कुछ ना कुछ गलती की है। हाँ गलत आ गया ना ये, मतलब ठीक नहीं आया, मतलब आपने इस जगह पे आने नहीं चाहिए।
70 में 0 इस जगह पे 181 करोगे प्लस इस जगह पे माइनस हो गया, फिर ये 111 जमा हुआ, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 137 नहीं आना चाहिए, देयर इज समथिंग मिस्टेक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गलत किया हुआ ना, ये भी गलत आया, लेकिन ये कि आप इसमें थोड़े नंबर आपको एक और मिल सकता है, बट ये कि वो किया हुआ गलत है, अप्रोच ठीक है, अदरवाइज गलत है यार। अब आप लेट हो गए, अब आप क्लास के बाद चेकिंग काइंडली पेपर्स रिटर्न कर दें, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो टॉप पे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें, आई विल रीचेक इट। क्या कहेंगे मुझे नो ऑप्शंस, अगर आपने किया था तो गलत है ना। ये चॉइस थी ठीक है, इसकी चॉइस ठीक, एक ऑप्शन ठीक होता है। अभी तो छोड़ो, बातें चेक करने लगे क्लास में, सबसे पेपर ले लो आप, टॉप पे लिख दो, उसमें क्या कहा है यार, निकाल रहे हैं टॉप पे लिख दो, एरर है तो लिख दो, मैं नहीं चेक कर एक ऑप्शन ठीक होती है, डबल की तो गलत, वो इसको भी काट देंगे। ठीक है, हमारी सारी गलतियां हैं, नहीं इसको देख यूसुफ काइंडली सबसे पेपर्स ले लो। सारे अपने पेपर्स काइंडली दे दें। अबेद पेपर दे दो। All have given the papers, किसी का अभी तक उसके पास हो? नजम आपने पेपर दे दिया? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's move forward. In the last class, we did the part regarding the subnetting of classful addressing scheme. अच्छा, क्वेश्चन आपको कर लेते ना। So हमने इसमें देखा था कि जी there were 4 steps which were required to be done. First of all is you have to define the physical specification of a subnetwork. Second is you need to go and compute the subnetwork mask. That is called the custom subnet mask, and from custom subnet mask, third step is to go and compute the subnet IDs,
and then from the subnet IDs we can write down the IP addresses in each subnet. ठीक है? ब्लॉक के अंदर नहीं, जो आपने कस्टम सबनेट मास्क डिफाइन किया है, आप थे क्लास में? तो फिर मेरा कसूर है? क्लास में ही नहीं थे, आपने लेक्चर भी नहीं देखा होगा। आधा काम करके फिर सवाल दोबारा से शुरू कर रहे हो। तो आप काम ये करें कि आप जाके लेक्चर देखें। आई एम श्योर इट वुड बी योर डाउट्स वुड बी क्लैरिफाइड, बट लेट मी जस्ट गो अबाउट द फाइनल थिंग विच वी डिड। सो हमने यहाँ पे देखा था कि दिस इज जस्ट फॉर नजम कि हमारे पास जो ब्लॉक था वो 152.77.0.0 का है। इसके अंदर 65,000 IP एड्रेसेस हैं। From 65,000 IP addresses, requirement is to create 5 different subnets with 8,000 IP addresses. So accordingly, the first step is to find out this physical requirement, and then based on this, we need to steal bits out of the host ID portion so that we could create some of the subnets. So if we take 3 bits from the from this, कौन जमाइया ले रहा है? इमरान है। ये जमाई होती है ना, ये होती है कंटिन्यूअस होती है। आप अभी आपने लिया ना, अभी शहबाज लेगा थोड़ी देर में, ठीक है, फिर ये अनम लेगी थोड़ी देर में, ठीक है, फिर ये फराज जो है ये हो सकता है ये सो ही जाए। तो ये इस तरह ट्रैवल करेगी, थोड़ी देर बाद बाहर आफ्ताब बैठा है वो भी लेगा। ओके, सो वी हैव दिस। अब हमने 3 bits ले ली। Now there we have shown 2 octets, 2 last octets. The first 2 octets are all ones because it is a class B address. For class B we have the default mask of 255.255.0.0. So the other 2 octets have been shown here, and from those 2 octets we are now trying to steal bits which will give us the custom subnet mask. So if we take 3 bits, it gives me an answer of 128 plus 64 plus 32, which is 224. So my subnet mask here becomes 255.255.224.0. This is my custom subnet mask for the subnetting. Based on this, because I have used 3 bits, I can create 2 power 3 subnets because these 3 locations can have any number of any possible combination of 0 or 1. Either they can all be 0 or they can all be 1 or any combination in between. So there are 8 different possibilities for such. It means I can make 8 subnets out of this custom subnet mask. और जो बाकी portion बच गया, they are 8 plus 5 bits. So this 8 plus 5 bits are again made to the power of 2. So 8 plus 5 is 13. So 2 power 13 is around 8,192 IP addresses. So these many IP addresses are available for each subnet, right? So the first definition comes. Now we can go and start stealing bits. We can increase the number of bits. We'll see that the mask will change accordingly. The subnet IDs would change, and accordingly the host IDs in each subnet would change. But we will fix at one point where we, which in fact completes our requirement. So it is this number 224 which fulfills our physical requirement of creating 5 subnets with 8,000 IP addresses. Other than this option, the rest are not fulfilling the requirement. So we choose this. ये इसलिए लिए ना कि ये जो 3 वंस है ना, ये 3 वंस में आपने अब सबनेट तो डिफाइन कर दिया, मास्क डिफाइन कर दिया, बट 3 वंस का मतलब ये है कि इन तीनों लोकेशंस पे आप कुछ वेरिएशंस लेकर आएंगे जिससे सबनेट आईडीज डिफाइन होंगी। क्योंकि ये 3 बिट्स हैं तो 2 power 3 is 8। ये किस तरह है वो आगे बताता हूँ मैं, किस तरह से वो इधर आगे आता है। ये और ऑप्शंस भी दी हुई हैं, तो वी गो ऑन टू दी रिक्वायरमेंट हेयर जहाँ पे ये बात कर रही है ना, ठीक है। ये इसको हमने फिक्स कर लिया कि जी 224 इज माय थर्ड बाइट एंड इट गिव्स मी 8 सबनेट आईडीज। 8 किस तरह देता है वो यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है। ये देखिए 3 बिट्स थी ना, 3 लोकेशंस थी जिनको आप चेंज कर सकते हैं। तीनों को मैंने 0 कर दिया अगर, तो इसकी जो पहली 2 लोकेशंस हैं जब इसको आप
एंड ऑपरेशन करते हैं विद द मास्क, तो ये 152 और 77 ये तो एज इट इज आउट हो जाएंगे, बिकॉज जो यहाँ पे लोकेशन ये जो शो किया हुआ है ये शो किया हुआ है 255 255 224.0, 255 255 से पहली दो लोकेशंस would be as it is throughout. The rest of the third location would now depend upon 224. 224 is 3 ones. जब मैं 3 ones के साथ और बाकी सारे जीरोस हैं तो इट मींस बाकियों से तो मुझे गर्ज ही नहीं है, वो जीरो हो जाएंगे, मुझे सिर्फ पहली तीन लोकेशन से गर्ज है। तो पहली तीन लोकेशन पे जब जीरोस होते हैं तो आंसर इज जीरो। तो 152.77.0.0 दिस इज माय फर्स्ट सबनेट आईडी। सेकंड चॉइस इज 001 के साथ अगर हम करते हैं, तो जब इनके साथ आप ऑल वंस को दोबारा एंड करेंगे तो यही चीज आउट हो जाएगी। सो नाउ दिस नंबर इज 152.77.32 बिकॉज ये 128 है, ये 64 है, 32 है। अगला कॉम्बिनेशन पे आप जाते हैं तो वो 64 नंबर देगा आपको, और अल्टीमेटली आप काउंट करें तो ये पहला है और ये 8वां है। इसलिए ये सारे जो आईडीज मिल रही हैं आपको ये उन तीन लोकेशंस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिल रही हैं, और फर्दर किस चीज से मिल रही है कि इसके साथ आप एंड कर रहे हैं इस मास्क को। एट वंस ये मैं इस पे चलाता हूँ जिसमें हम कर रहे थे, ये वाले इसकी बात करें, ये 8 वंस ये मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो सबनेट आईडीज वाला पोर्शन होता है ना, वो ये डिफॉल्ट पोर्शन है, ये यहाँ से आप बिट्स लेते हैं तो 8 की 8 ले सकते हैं आप, या कम ले सकते, नहीं कुछ वो तो आगे बताया हुआ ना कि एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी, और कैन गो टिल 8, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। सवालों का रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। तो ये 8 का मतलब नहीं कि 8 ही फिक्स है, 8 का मतलब सिर्फ ये बताने की मकसद है कि इस जगह से हमने बिट्स ली हुई हैं फॉर सबनेटिंग, तो 8 तक जा सकते हैं। इवन वी कैन गो बियॉन्ड 8 एज वेल, अगले में भी जा सकते हैं, जितने बनाने आते हैं। वो आपका डिपेंड करेगा कि होस्ट आईडीज कितनी चाहिए आप। So if we keep moving like this, we can go and create the custom subnet mask, then the subnet IDs यहाँ पे define हो गई हैं आपकी, इनमें से आपकी मर्जी है कोई सी भी आप select कर लें जितने आपने सबनेट्स बनाने हैं, और बेस्ड ऑन सबनेट IDs ये फिर कुछ और ऑप्शंस दी थी हमने, और अल्टीमेटली हम यहाँ पर आ गए थे कि जी अगर हमारे पास सबनेट ID ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो इनके दरमियान पहली और दूसरी के दरमियान जितने IP एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं पार्ट ऑफ फर्स्ट सबनेट। द फर्स्ट IP वुड बी 152.77.32.1, दूसरा होगा 32.2, और आप चलते जाएंगे। अल्टीमेटली जो नेक्स्ट सबनेट ID है वो 64.0 है, तो इससे पिछले वाला जो IP है वो 63.255 बनता है, तो वो हिस्सा होगा आपके पहले सबनेट। और उसका फायदा ये है कि हर IP एड्रेस जो एक सबनेट का हिस्सा है वो दो चीजें फुलफिल कर रहा है। नंबर एक, वो एक चीज ये फुलफिल कर रहा है कि वो आपको जब भी उसको आप डिफॉल्ट मास्क से ऐड करते हैं तो इट गिव्स यू दी नेटवर्क एड्रेस। यू टेक एनी एड्रेस, लाइक से इफ आई टेक दिस एड्रेस 152.77.63.254, and if I ask you, okay ji, this is my IP address, so give me, and if I tell you कि okay जी जिसका सबनेट मास्क है that is 18 rather 19, if it is written like this, तो इसका मतलब ये है कि सबनेटिंग हुई हुई है, क्योंकि क्लास B का एड्रेस था। असूलन तो यहाँ पे ये 19 नहीं होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, बट 19 है। इसका मतलब है कि 3 एक्स्ट्रा बिट्स भी जो है वो इसका हिस्सा है। तो इस 19 के लिखने से वी हैव डिफाइंड दैट इट इज बेसिकली विद अ सबनेट मास्क ऑफ 255.255.224.0, and now if I ask you, okay, give me the network address and sub network address, so both can be computed from here, because class B है तो default mask is
255.255.0.0. So I can straightforward say कि इसका जो network address होगा वो 152.77.0.0 होगा. This operation would be utilized by all the routers which are not the gateway router of this network. So they will make sure that this packet reaches to router which is connected to this network by finding out this address again and again. Once it reaches to the router which is connected to the network, now that particular router contains the information about all the sub networks which it has. Over there, it will not do the AND operation with the default mask, but it will do with the custom subnet mask. And by doing that, it will find out the subnet ID on which this particular system is residing, so that it can be appropriately forwarded to that router जो कि उससे connect हुआ है. So अब अगर यहाँ पे अगर इसको हम करें 255.255.224.0, तो जो एड्रेस मेरे पास निकलता है वो क्या निकलता है? It would be 152.77. आप इसको वंस की फॉर्म 0 वंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, इसको भी कन्वर्ट कर ले. ये 3 वंस हैं शुरू में और 63 जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा. अब देखिए इसको आप ये एज इट इज आउट हो जाएगा, एज इट इज आउट हो जाएगा. यहाँ पे 3 वंस हैं और आगे जीरोस है, सारे के साथ जीरोस है. तो जब आप ऐड ऑपरेशन करेंगे तो ये 3 एज इट इज आउट हो जाएंगे. तो ये क्या है? ये बेसिकली 32 है, सॉरी, क्योंकि 128 की बिट 0 है, 64 की 0 है, 32 की 1 है. So the answer would be 152.77.32.0. तो ये क्या है? ये इस सब नेटवर्क की आईडी है जिस पे ये सिस्टम रह रहा है. अकॉर्डिंगली द फॉरवर्डिंग डिसीजन इज इजियर नाउ कि ये किस नेटवर्क पे आपने और किस सब नेटवर्क पे आपने फॉरवर्ड करना है. और इस दिस द केस फॉर ऑल द नेटवर्क्स और ऑल द सबनेट आईडीज. Each subnet ID contains two specific things. It has the same network address. It has the specific subnet address. क्योंकि ये IP जो है इसका सबनेट ये है, ये IP जो है इसका सबनेट भी ये है, लेकिन इस IP का सबनेट ये नहीं है, इसका ये निकलेगा, इसका भी यही निकलेगा. जब इससे आगे जाएंगे जो भी IP लिखा होगा उस IP का सबनेट ये निकलेगा, ये या ये नहीं निकलेगा, क्योंकि कस्टम सबनेट मास्क जब उससे आप उसको एंड ऑपरेशन करेंगे तो वो आईडी सबको नहीं देगा. तो अकॉर्डिंगली दिस इज द प्रोसीजर टू फॉलो इन केस ऑफ सबनेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ एड्रेसेस. सो वी कैन डू इट फॉर एनी टाइप ऑफ क्लास ए और क्लास बी ब्लॉक, और अकॉर्डिंगली ये चारों स्टेप्स करके हम ये काम कर सकते हैं. यहाँ पे हमने फिर अकॉर्डिंगली 5 आईडीज डिसाइड की थी, उनके अगेंस्ट हमने होस्ट आईडीज जो है वो लिख सकते हैं बाय राइटिंग डाउन दी फर्स्ट आईपी एंड दी लास्ट आईपी. Okay, so in subnetting, in fact, we need the first address of the subnet and the subnet mask to define the range of addresses. जैसा अभी हमने कहा ना जी कि मैंने आपको भी लिख दिया था 152.77.62.254/19. So this is enough to tell us कि ये किस तरह का इसमें इस ब्लॉक में ये ब्लॉक कौन सा है, इस ब्लॉक में कितनी आईपी एड्रेसेस होंगे, और अगर ये सबनेटिंग हुई भी है तो उस सबनेट में कितनी आईपी एड्रेसेस होंगे. एवरीथिंग कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हियर बाय लुकिंग एट दिस 19 एंड बाय द ब्लॉक. दिस इज अ क्लास बी एड्रेस, ये बता रहा है कि इसमें सबनेटिंग हुई भी है और 19 बिट्स फिक्स हैं, तो बाकी की 13 बिट्स जो है वो चेंज हो सकती हैं. तो 2 पावर 13 बेसिकली गिव्स यू द आईपीज इन ईच सबनेट. सो इट इज वेरी इजीली कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम हियर. नाउ ऑपोजिटली इन सुपरनेटिंग we need the first address of the supernet as we require a first address of the subnet, जिस तरह हमें यहाँ चाहिए था. I mean to say कि इधर हम अगर हमें ideally लिखना तो हमें इस तरह लिखना चाहिए 152.77.0.0/19. ठीक है. So this tells us कि जी ये पहला एड्रेस सबनेट का है और ये उसका मास्क है. In supernetting, we need the first address of the supernet and the supernet mask to define the range of addresses. So supernet, as the name says, this must be combination of some smaller networks to make a bigger network. Subnetting is smaller networks from the bigger networks. In supernetting, we make a bigger network from the smaller network. So class A or B जो है, they are here because they are bigger networks. We require the division of these networks, whereas in supernetting we use the class C networks.
we combine smaller networks to create the larger networks like shown over here. और इधर जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि we steal the bits out of the host ID in case of subnetting, but in case of the supernetting we now steal the bits out of the network ID. So जैसा ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये 3 एक्स्ट्रा बिट्स अगर आपने ली तो you in fact this was the default mask 255 255 255. It's a class C default mask. तो अगर आपने इसकी सबनेटिंग करनी है तो आप से 3 बिट्स इसकी होस्ट आईडी से चोरी कर लेते हैं तो इट मींस यू आर नाउ मेकिंग 2 पावर 3, इट मींस 8 फर्दर सबनेट्स, और हर सबनेट के अंदर जो है वो 2 पावर 5 होस्ट आईडीज हैं, 32 होस्ट आईडीज हैं. बट इफ यू वांट टू कंबाइन द क्लास सी नेटवर्क्स लाइक in here I have now taken 3 bits from the network ID portion. So in fact what I am doing, I am combining 2 power 3 8 networks from the class C category and they are making one super network, and the super network mask here is, if you observe here, it is 3 less than 24. /24 was the mask for class C network, but now it is /21. So this 198.13.12.0/21 is showing me that it is a super network with the mask 255.255.248. बिकॉज 21 बिट्स का मतलब ये है कि आपने 3 बिट्स जो है वो कम कर दी हैं, वो आपने मिला दी है टुवर्ड्स दी होस्ट आईडी पोर्शंस. सो ये 2 पावर जो 5 है 128 प्लस 64 इज 192 प्लस 32 इज 224 प्लस 16 इज 240 एंड प्लस 8 इज 248. तो ये इसका डिफॉल्ट मास्क, इसका कस्टम सुपरनेट मास्क बन गया है. और अब ये जो एड्रेस है ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर इनफैक्ट आई एम कंबाइनिंग 8 क्लास सी नेटवर्क्स टू मेक अ सुपर नेटवर्क. 3 बिट्स मैंने ले ली ना, यहाँ से 24 या 21 हो गई है. 198 जो था ये क्लास सी की कैटेगरी में आता है. तो यहाँ से वेरी सीमलेसली वी कैन से देयर आर 8 क्लास सी नेटवर्क्स व्हिच हैव बीन कंबाइंड टू मेक अ सुपर नेटवर्क लाइक शोन ओवर हियर. अब चूंकि हमें मालूम है कि क्लास सी में हमें पहली 2 लोकेशन से तो कोई गर्ज नहीं होता, वो तो चेंज ही नहीं होती. आप क्लास सी कहां से कहां तक होती है, 192 से लेके 223 तक होती है. सो इस x की जगह इनमें से कोई नंबर होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है. y में 0 से लेके 255 तक नंबर होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है. मेन कंसर्न इज हियर बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग और यू आर टेकिंग द बिट्स आउट ऑफ द थर्ड बाइट. तो वहां पे जो नंबर है लाइक 32 अगर लिखा हुआ है तो इट मींस like shown over here, this x.y.32.0 is the first address of this super network. /22 ये बता रहा है कि अदरवाइज तो इसको होना चाहिए था /24, बट /22 ये बता रहा है कि इसके अंदर से आपने 2 बिट्स जो है वो ले लिए. जब 2 बिट्स ले लिए तो आपने 2 पावर 2 मींस 4 क्लास सी नेटवर्क ज्वाइन कर दिए. तो देखें क्या x.y.32.1 से लेके 255 तक गए हैं यहाँ पर पहला क्लास सी नेटवर्क. उसके बाद 33 वाला शुरू हो गया और वो कंप्लीट हो गया. फिर 34 वाला शुरू हो गया और वो कंप्लीट हो गया. और फिर 35 वाला शुरू हुआ और वो कंप्लीट हो गया. तो 4 नेटवर्क्स आपने जोड़ दिए 32 से लेके 35 तक. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस राउटर तक जब चीज आनी है तो उसके पास तो आनी है इस x.y.32.0 से, राइट. सो इसका मतलब है कि जब भी आप इसको ऐड करें विद द मास्क, द रिजल्ट शुड बी x.y.32.0. तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक एड्रेस ले लेता हूँ. लेट मी टेक द एड्रेस लाइक x को मैंने अज्यूम कर लिया 198.224.35, ये सिस्टम से मैंने 253. Say this was the system to which a packet has to reach. It is /22, right? Now all the routers has to make possible कि ये जो पैकेट है ये इस राउटर पे आए जिसको पता है कि जी मैं कनेक्टेड हूँ x.y, मैं कनेक्टेड हूँ 198.224.32.0 से. ठीक है, ये नेटवर्क है और इसी नेटवर्क का बाकी दुनिया को भी पता है. तो जो भी इसके ऊपर आईपी एड्रेस है, जब उसको आप मास्क से इसके साथ इसको एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये एड्रेस निकलना चाहिए. सो अब ये एड्रेस जो है इसको अगर मैं 22 वाले मास्क के साथ ऐड करूं तो इट वुड बी 255.255.
यहाँ पे आ जाएगा 248, सॉरी 250। 22 का मतलब क्या है कि आपके पास 4 बिट्स है ना, 1 1 और 0 0। सो ये 128 जमा 64 192 224 240 248 और 252। सो इट वुड बी 252.0। लेट्स डू द एड ऑपरेशन। इधर क्या आएगा आपके पास, 198 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, 224 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, 35 को एंड करें 252 से, करें जरा, डू इट ऑन योर कॉपीज। करने दो। 32 आ गया। एक और एड्रेस नोट कीजिए, 198.224.34.63। 198.224.34.63। ये किस नेटवर्क पे है मालूम करें। /22 198.224.34.63।
हाँ जी, क्या जवाब आया? वकास, वकास। अच्छा, रिकवर करें 198.224.33.69। जी हम आज करें।
Okay, so now I hope all have done it. So you'll observe कि जितने भी IP addresses हैं starting from 198.224.32.1 से लेके 198.224.35.255 तक जितने भी एड्रेसेस हैं ये होंगे तकरीबन 1052 ये जितने IP एड्रेसेस होंगे इनको जब भी आप एंड करेंगे विद द डिफॉल्ट मास्क विद द कस्टम सबनेट मास्क कस्टम सुपरनेट मास्क तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 198.224.32.0 ठीक है। तो इट मींस ये कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम्स हैं सारे के सारे एक ही नेटवर्क पे अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से इनकी राउटिंग और फॉरवर्डिंग जो है वो पॉसिबल है अगर ये अप्रोप्रिएट मास्क पता हो, राइट। सो एनी डेफिनेशन के लिए पहला एड्रेस और मास्क चाहिए, लेकिन बाकी अदरवाइज कोई भी एड्रेस हो उसके साथ अगर मास्क अवेलेबल है तो ये उस नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है इन केस ऑफ अ सुपर नेटवर्क, ठीक है। सो इस तरीके से सुपर नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं और इससे पहले हमने सबनेट की बात की थी। सो आइडिया ऑफ सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट एज सच बिकॉज वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड एंड वी हैव गॉन टुवर्ड्स दी क्लासलेस स्कीम। तो वहां पे इन आइडियाज की नॉलेज यूज जरूर होती है लेकिन दे आर नो मोर इन यूज बिकॉज सुपर नेटवर्क स्पेशली जो है वो अब हम इस तरह से इवॉल्व कर चुके हैं कि हम किसी भी अमाउंट के आईपी एड्रेसेस जो है वो यूज कर सकते हैं। हम 1052 बगैर सुपर नेटवर्क के ही बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो वो विल सी दैट कि वो कैसे करते हैं। ओके, असाइनमेंट जो इस हफ्ते की है दैट विल बी अपलोडेड ऑन योर ईमेल आईडीज, वो आप देख लीजिएगा। काफी दिनों से हमने कोई असाइनमेंट नहीं अपलोड की तो थोड़ी सी टोटल असाइनमेंट्स में कल 4 हो गई है। इट वुड बी द 5th असाइनमेंट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द क्लासलेस स्कीम। या ब्रेक के बाद शुरू कर लेते हैं इसको। नमाज पढ़ ले, विल सी अगेन। सबनेट जीरो मैंने मेंशन किया होता उन्होंने किया होता शायद। पेपर देखने यार अभी क्लास के बाद देख लेना आराम से। हो गया इसकी वजह से। जी ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
Start करें यूसुफ Ahmad. Okay, coming on to the classless addressing scheme, we'll be benefiting from the concepts which we learned from classful addressing scheme. Classless, in fact, is considered to be a more broad addressing scheme, and classful is considered as one of the special types of classless addressing scheme. So these are the various objectives which we will be trying to accomplish during uh, this particular topic or series of topics. So in fact, in case of the this particular class or classless scheme, the blocks can be defined of variable length. Earlier we saw that in class A and B and C, uh, they were required to give you fixed number of IP addresses. The scheme was evolved back in 1990s, and there is a requirement of users to have less number of address, and once the role of ISPs it was defined, then there was a requirement of even giving IP address to a single user. We do not require a complete address block for utilization. Mostly we are requiring single IP addresses or less number of IP addresses, or maybe larger number as well. So to cope up with this requirement, there was a requirement of something else. So accordingly, somewhere in 96 this scheme it appeared, and in this particular scheme we can divide the blocks. Total addresses are again still 2 power 32, because the IP address is of 32 bits, number in 32 bits. There are 4 octets. So this blocks or this total IP addresses can be divided into variable length blocks instead of fixed length blocks. So for that scheme to work, there are certain things which are required to be done. पहले तो ये कि this whole space is available, and a block size of a smaller number of IPs, maybe a larger number of IP addresses, maybe a single IP address can be defined out of this particular scheme, or the total space available. So requirements to make this scheme workable is, the first thing is the number of addresses in a block should be a power of 2. So a power of 2 is a power of 2 power 0 is 1, and starting from this you could go to any number. So this is one restriction on the variable length blocks. And second, the first address in the block must be evenly divided by the number of addresses. For example, block with the 4 addresses, the first address should be divisible by 4. If the block is of 16, then the first address should be divisible by 16. If block has 256 address or less, then we go for only first rightmost byte. If it is from 256 to 65536, it means 65,000, 65k addresses or less, then we go for the first 2 bytes. If we go beyond 65,000, then we move into the third byte. So accordingly, there is a restriction on the number of addresses as a power of 2, and then division based on how many addresses there in the block. So let's see with the examples how it is cleared. Like, which of the following can be the beginning address of a block that contains 16 addresses? So पहली बात तो है कि 16 addresses is a power of 2. So it is possible. 2 power 4 is 16. So it means okay, fine. Secondly, now once we are checking the number of addresses less than 256, then we just check the rightmost byte. This rightmost byte should be divisible by 16. So which options or which of the address would be the beginning address in such case? So both A and C, they are divisible by 16. It means these could be the right choices to start a block containing 16 addresses. So it means it is fine, as per the requirement rule it is divisible by 16, so they are fine. Let's take another example. Which of the following can be the beginning address of a block that contains 256 addresses? So 256 addresses or less, we just check the first rightmost byte. So in this scenario, अगर आपके 256 addresses चाहिए आपको, so it has to be a 0. First of all, this 256 is 2 power 8. अगर आपको इसे अलाइन करना है तो राइट मोस्ट बाइट को 256 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये बेस 256 सिस्टम है. इट मींस 0 से शुरू करेंगे आप, because 0 is only number which is divisible by 256.
because 256 nothing but a zero itself. 32 से शुरू करेंगे तो आप अगले ब्लॉक में आपको आईपी लेके जाने पड़ेंगे अगले ऑक्टेट में, इसलिए ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, बट दीज टू आर फाइन. इट मींस अगर जीरो से शुरू करेंगे तो लास्ट हो जाएगा 255. तो ये ब्लॉक इज फाइन टू वर्क विद. So the choices, correct choices are choices B and C because the first rightmost byte is 0. It must be 0 for 256 addresses. Let's move forward. We increase the number of IP addresses in the block. So beginning address of a block that contains 1024 addresses. 1024 is 2 power 10. So it means first condition is satisfied. And now this number is more than 256 but lesser than 65536. So we need to check 2 bytes, this location and this location. So 1024 is a multiplication of 256 with which number? 4. So it means the rightmost byte should be 0 and the second byte should be divisible by 4. So if we observe that, तो पहली कंडीशन पे तो ये दो नंबर फुलफिल होते हैं और सेकंड के लिए सिर्फ ये नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल. इट मींस दिस इज द राइट फर्स्ट एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक कंटेनिंग 1024 एड्रेसेस 17.17.32.0. इसको अगर आप इस नंबर से शुरू करेंगे तो अगला जो नंबर आप नया ब्लॉक देना चाहेंगे वो दोबारा अलाइन हो जाएगा 2 की बाउंड्रीज के ऊपर. So this is the right choice. So choice C is the correct choice for this type of addresses because the first number is 0 and the second byte is divisible by 4. The only available choice is choice C. So in case of the if we talk of the format of classless addressing scheme, then it is always shown with the help of CIDR notation. This is the IP address, which could be anything, and here you show the fixed number of bits in this address. So this n in fact is showing you the number of ones in the mask. So n bits are identical in each address or block and rest can vary. So accordingly, n is the CIDR notation, basically is the fixed prefix length, and whatever you get after subtracting n, that would be the length which would be suffix length, and those would be showing the number of IP addresses in this block as based on the previous understanding of classful scheme. Like आप 24 जब इधर लिखते हैं तो आपके पास बाकी की जो 8 बिट्स हैं वो होस्ट आईडीज की होती है. अगर आप यहाँ पे 16 लिखते हैं तो बाकी की 16 बिट्स जो है वो होस्ट आईडीज होती है. सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर आपको स्लैश करके 19 लिखा नजर आ रहा है या 29 लिखा नजर आ रहा है या 31 लिखा नजर आ रहा है तो बाकी की जो बिट्स हैं n-32 minus this number will give you the number of bits which are used for the host IP addresses. So in this way the prefix length could vary. You can start from 1, you could go till 8. So 8 is a special block. Is a special mask which is used for the default mask of class A, but we can use any other mask for classless scheme. Similarly, if you go towards 16, this is the mask for class B, but we can use any number between 8 to 16 as the mask for classless scheme. So accordingly अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 स्पेशल कलर्स में आपकी शो हुए हुए मास्क जो कि डिफॉल्ट मास्क हैं 3 डिफरेंट क्लासेस के, but otherwise any number can be utilized as the prefix length. So classful scheme is a special category of classless scheme, as it has been noted here as well. The classful addressing is a special case of classless addressing. So we can always go and find the block. By finding the block we mean the first address, number of addresses, last address in that block, and let's see few examples. So let's see what would be the procedure to find the first address. What would be the first address in the block if one of the address is 167.199.170.82/27? This is one of the address, and by looking at the mask we can comment on the first IP address in this block, the last IP address in this block, and the range of IP addresses in this block. So this number and this number, this prefix length shows us how many bits would be fixed here. तो /27 का मतलब ये है कि पहली 8 बिट फिक्स होंगी, अगली 8 फिक्स होंगी, 16 हो गई, अगली 8 फिक्स होंगी, 24 हो गई, अगली 3 बिट फिक्स होगी. So it means the first IP address would be 167.199.170/ इधर डिसाइड करना है कि 82 में आपने कितनी बिट्स रखनी है. 82 इज इक्वल टू, अगर मैं इधर आखिरी बिट की आखिरी ऑक्टेट के बिट्स लिखना शुरू करूं तो 0 है 128 वाली बिट, 64 वाली 1 है,
उसके बाद 32 वाली कितना हो गया नंबर? 80 हो गया। फिर उसके बाद आपके पास 8 वाली 0 है, 4 वाली 0 है, फिर 2 वाली 1 है, और तो ये आपके पास ये नंबर जो इट्स इक्वल टू 82। और आपने जो फिक्स रखनी है बिट्स, वो 3 बिट्स फिक्स रखनी है, बाकी सारी चेंज हो सकती है, या वो बाकी सारे जीरोस हैं इनफैक्ट जब आप ऐड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आंसर इज डॉट 64. So this is the first IP address of this block, which can be found from looking at the IP address and its mask value. ठीक है वकास? So prefix length is 27, which means we must keep the first 27 bits as is and change the remaining bits to zeros. The following shows this process. If we do that, the number is 167.199.170.64/27, which is the first IP address in this block. Okay, now let's do another example. What will be the first address in the block if one of the address is 140.120.84.24/20? करें जी सफुल्ला, पहला एड्रेस बताएं इसका क्या होगा इस ब्लॉक का। ये एक ब्लॉक को शो कर रहा है, और ब्लॉक कहां से कहां तक है? ब्लॉक है आपके पास, हम आगे दोबारा भी एग्जांपल देखते हैं। इस वक्त पहला एड्रेस निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करें कि इसका पहला एड्रेस निकल आए। क्लासेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, देयर इज नो क्लास नाउ, इट्स एनी एड्रेस, so it is classless. I would like to know the first address in this block. This is a block given to somebody, and this is one IP address in that block. ये वन IP address, हर एड्रेस के साथ आप /n यूज करते हैं इन क्लासलेस स्कीम। तो इसका मतलब ये है कि there are 20 bits which are going to be fixed, rest are zeros. Yes, 20 is showing us the mask for this block. तो करें जी, क्या जवाब आएगा? जी शहबाज हो गया? अबाद डन?
ओके, इसमें इतनी क्या साइंस है जो वन कहाँ से बनना चाहिए? हाँ तो 80 तो ठीक है, लेकिन ये जीरो होगा ना, पहला जीरो होगा ना। अच्छा अब वो ठीक है, लेकिन ये कि फर्स्ट एड्रेस इज द फर्स्ट एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस है, जीरो होगा बस। आईपी हाँ ठीक है, हाँ सही है, सही है, ठीक है। In fact, we can do like this. We have the first 8 bits set fixed, second 8 fixed, rest of the 4 bits. 4 bit का मतलब ये है कि आपने 4 बिट्स को फिक्स रखना है, तो 84 के अंदर जो पहली 4 बिट्स हैं वो 0101 है, क्योंकि इसके बाद एक बिट ये 4 वाली आगे आती है। 80 यहाँ तक पूरा हो चुका होता है, इन चारों को फिक्स कर देंगे तो वो 80 के बराबर है। So it means your answer is 140.120.80.0/20. Right? So that is how it can be done. आप इसको किसी तरीके से भी कर लें, the answer should be 80. Okay. So I'll upload these questions from chapter 5, exercises 1 to 12 of chapter 5 and research activities 3 to 16 of chapter 5. ये मैं I'll give them as PDF files. So due date is next week. हाँ, ईमेल आपकी नहीं आती है? हाँ, मेरे पास जो एड्रेसेस मुझे दिए हैं आपके नजम ने, वो सब एड्रेसेस को मैंने खुद पर्सनली मेल किए हैं, और अगर आप उसमें एड्रेस नहीं है तो उसमें फिर आपका कसूर है। नहीं आती तो आप कम से कम बताया तो करें ना, किसको बताते हैं? ओके जी, बताइए इसमें किसका एड्रेस मिसिंग है? मोहम्मद नजमुल इस्लाम najam.capricorn88 gmail, ये आपका ही एड्रेस है? अच्छा जी। उसके बाद इफ्तिखार अहमद इज द डीएल स्टूडेंट, बाबर सुल्तान डीएल स्टूडेंट, अहमद कमाल डीएल स्टूडेंट, मोहम्मद मुबशिर कयूम डीएल स्टूडेंट, हारिस अहमद डीएल, अतीक खान डीएल, अंसर डीएल, अनम कंवल anam1024@gmail.com. You get the address, you get the lectures. Okay जी। Faisal Nawaz DL, Faraz Khan, faraz.khan169@gmail. You get the addresses. So ये इसको तो मिलता जी। फवादी 007 कौन है जी ये? इमरान अहमद _10,000 @yahoo.com, ये कौन है? अच्छा ठीक हो गया। इरफान जमील ABABACER@gmail, तो आपको मिलता है। जमाल रजा कौन है जी? जावेद इकबाल, ये आपका एड्रेस है?
708@gmail। ओके जी। जवाद अहमद, मियाँ जवाद डॉट काका खेल, आपको मिलता है जी? ठीक है डी। जहांगीर अंजुम डीएल स्टूडेंट। जुनेद क्लास में है। सदीर, वक्कास हारून, वक्कास हारून नहीं है। मिसबा आबिद, आपको मिलते हैं एड्रेस? इनको मिलते हैं जी। मिसबा शाह, ये भी आपका ही है। देखो उन्होंने इंश्योर किया हुआ एक जगह 2 एड्रेस दिए हुए। अभी आप अगर एक भी ना दें तो इसमें किसका कसूर है? मुदस्सर नजर, मोहम्मद हमाद, मिलता है आपको जी? सारे इनको लेक्चर्स मिलते हैं जी। नबील आलम, साबिर रहमान, सैफुल्ला, मिलते हैं आपको लेक्चर्स। साजिद नियाज, शफीक गोंदल, मिलते हैं आपको लेक्चर? ओके जी। शहबाज, आपको लेक्चर्स मिलते हैं। शाहिद खान, तारिक हनीफ, तारिक खान, उस्मान, वकास अहमद शेख, आपको मिलते हैं लेक्चर्स। यूनुस अली, एम अब्बासी, कामरान बिशारत। अच्छा, ये वो आईडीज हैं जो कि मुझे अंजम ने दी हैं, और अंजम के पास ये वो आईडीज हैं जो लोगों ने उसको दी हैं। अब अगर इसके अलावा कुछ लोग हैं जो हाथ खड़े करें अपने, आपने इसका मतलब अपनी ईमेल आईडीज इसको दी ही नहीं है, और अगर दी है तो फिर ये इस भाईजान का कसूर है। मुझे ये ईमेल आईडीज जो है वो आपने दी है कि ये स्टूडेंट्स हैं सर जिनको आपने फॉरवर्ड करने हैं, मैंने आपसे लिया ना। तो अगर आपने इनके मुझे नहीं भेजे तो मैं क्या कोई गायबी इल्म जानता हूँ? आप काइंडली अपने ईमेल आईडी जरा मुझे लिखवाएं यहाँ पे, बल्कि ऐसा करें आप अभी ईमेल आईडी लिखिए जरा, आपके हवाले करें सारे। हाँ, आप दोबारा एक पेज पे मिसिंग लोगों की ईमेल आईडी आप अभी लेके मुझे मेल कर दें। जी लिखवाएं, मुझे लिखवाएं आप ईमेल आईडी 1 by 1। डबल ए काज़मी या KZ पूरा? और जी और कौन है? 1 by 1 ABIDHSUSSAI@gmail.com, देख लो ठीक है। और जी नेक्स्ट SALEEM सलीम UET 22 @gmail, देख लो सही है अभी ये। और जी और किसका ईमेल आईडी जो है वो नहीं है? दोबारा बताओ आराम आराम से। ABBASHAI005@gmail.com, देख लो अभी ये ठीक है। और जी एनीवन एल्स whose email IDs are yet not mentioned? यूसुफ, आपकी ईमेल आईडी है इसमें? यूसुफ का था, आपका भी है? क्या ईमेल आईडी है? जोर से बोलो। NADEM_372821, अभी देख लो ये ठीक है। और जी who else? आप उस टाइम पे कहा, आपने कहा कि ठीक है यही है। दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा DEEM 3721
हु एल्स, किसी और का ईमेल आईडी जो मिसिंग है? ऑल डन? ओके जी। इसको देख लेते हैं पीछे। अब नेक्स्ट सारे लेक्चर्स इसके ऊपर आएंगे। और कोई क्वेश्चन आंसर? ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर बिकॉज नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया अभी। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? असाइनमेंट विल बी अपलोडेड, काइंडली इसको एक वीक के अंदर करके नेक्स्ट क्लास में जमा कराना है। मैंने बहुत डिटेल में क्लास में बता चुका हूँ कि क्या करना है। आप नहीं थी तो वीडियोस देखिए, उसमें लिखा हुआ है, बताया हुआ।